नमस्कार। कभी सोचा है क्या हो अगर किसी के दिमाग में उसकी मर्जी के बिना झांका जा सके? ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? लेकिन आज की इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स के साथ ये एक असली कानूनी और नैतिक सवाल बन चुका है। तो आज हम इसी टकराव को समझने वाले हैं, सच जानने की कोशिश में क्या किसी के मन पर जबरदस्ती की जा सकती है। ये टॉपिक न सिर्फ कानून और नैतिकता के एक बहुत ही महीन संतुलन को छूता है, बल्कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए फंडामेंटल राइट्स की समझ को भी मजबूत करता है। तो इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल है वो यही है, क्या स्टेट यानी सरकार किसी भी इंसान को सच उगलवाने के लिए मजबूर कर सकती है, खासकर तब जब इसके लिए नार्को टेस्ट जैसी वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा हो। ये सवाल सीधा हमारे लोकतंत्र और हमारी व्यक्तिगत आज़ादी की जड़ों से जुड़ा है। और इस बड़े सवाल पर हमारी सुप्रीम कोर्ट का जवाब बिल्कुल साफ है, एकदम क्लियर। और वो जवाब है नहीं, किसी को भी सच बोलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। लेकिन ये नहीं इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए इसके पीछे की कानूनी वजहों को समझते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ये जो स्टैंड है, ये कोई किताबी बात नहीं है। अभी हाल ही में एक केस ने इस मुद्दे को फिर से खबरों में ला दिया, और इससे ये समझना और भी ज़रूरी हो गया है कि हमारी अदालतें अपने इस सिद्धांत पर कितनी मजबूती से खड़ी हैं। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के एक आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति के नार्को टेस्ट की इजाज़त दी गई थी, वो भी उसकी मर्जी के खिलाफ। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि ये आदेश किसी भी आरोपी के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है, वो अधिकार जो कहता है कि किसी को भी खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और ये सिद्धांत हमारे संविधान की आत्मा है। तो इससे पहले कि हम इस फैसले की कानूनी बारीकियों में और गहरे उतरें, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये नार्को टेस्ट, जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं, आखिर है क्या चीज़। नार्को एनालिसिस असल में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति को सोडियम पेंटोथॉल जैसी दवाइयां दी जाती हैं। इसे आम भाषा में ट्रूथ सीरम भी कहते हैं। ये दवा व्यक्ति को एक तरह की आधी नींद वाली हालत में ले जाती है, जहां उसका दिमागी कंट्रोल जो सचेत अवस्था में होता है वो कमजोर पड़ जाता है। जांच एजेंसियों को लगता है कि इस हालत में इंसान की झूठ बोलने या कहानी बनाने की क्षमता लगभग खत्म हो जाती है और वो सच बता सकता है। अच्छा, एक बात समझनी जरूरी है कि नार्को टेस्ट पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग टेस्ट से अलग कैसे है। देखिए, पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग सिर्फ शरीर के संकेतों को मापते हैं, जैसे दिल की धड़कन या दिमाग की तरंगे, और उससे अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति शायद झूठ बोल रहा है। लेकिन नार्को टेस्ट इससे एक कदम आगे है। इसका मकसद सीधे सीधे व्यक्ति के मुंह से जानकारी निकलवाना है, भले ही उसकी मर्जी हो या ना हो। और यही बात इसे सबसे ज्यादा विवादित बनाती है। और यहीं पर आकर ये तकनीक हमारे संविधान की सबसे मजबूत दीवारों से टकराती है। तो चलिए अब इस पूरे मामले के दिल में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो इन टेस्ट्स को सीधी चुनौती देते हैं। हमारे संविधान का आर्टिकल 20 क्लॉज 3 इसका सीधा जवाब देता है। ये कहता है, किसी भी अपराध के आरोपी किसी भी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ये बहुत बहुत शक्तिशाली संवैधानिक सुरक्षा है। इस सिद्धांत को कहते हैं राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। और हाँ, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट बेहद जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि स्टेट आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप खुद को फंसाने वाला कोई बयान या सबूत दें। चुप रहने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए, बात सिर्फ एक अधिकार की नहीं है। आर्टिकल 23 तो सीधे तौर पर लागू होता ही है, लेकिन जरा आर्टिकल 21 के बारे में सोचिए, जो हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या किसी के मन में जबरदस्ती घुसना उसकी पर्सनल लिबर्टी का हनन नहीं है? बिल्कुल है। और इसी से जुड़ा है निजता का अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी, जिसे अब आर्टिकल 21 का ही एक अभिन्न अंग माना गया है। किसी का मन उसकी सबसे निजी जगह होती है। और यहीं से हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो यूपीएससी मेंस के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे कहते हैं संविधान का गोल्डन ट्रायंगल या स्वर्णिम त्रिभुज। मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये सिद्धांत दिया था। ये गोल्डन ट्रायंगल आर्टिकल 14, 19 और 21 के बीच एक मजबूत रिश्ते को दिखाता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी कानून निष्पक्ष आर्टिकल 14, तर्कसंगत आर्टिकल 19 और न्यायपूर्ण आर्टिकल 21 होना चाहिए। एक जबरदस्ती वाला नार्को टेस्ट इस ट्रायंगल के हर कोने पर हमला करता है।
ये आर्टिकल 21 के तहत प्राइवेसी का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 के तहत निष्पक्ष प्रक्रिया के खिलाफ है और ये व्यक्ति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। अब आते हैं उस लैंडमार्क केस पर जो इस पूरे विषय पर आज की कानूनी स्थिति की नींव है। इसे समझना बहुत जरूरी है। साल 2010 का सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला। ये समझ लीजिए कि इस पूरे मुद्दे पर एक फाइनल वर्ड है। इसी ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार और हमेशा के लिए साफ कर दिया था कि बिना सहमति के नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ या ब्रेन मैपिंग ये सब असंवैधानिक है। जो हालिया फैसला आया है वो भी इसी सेल्वी केस में दिए गए निर्देशों को ही दोहराता है और मजबूत करता है। तो अब एक सवाल उठता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से सहमति दे दे तो क्या होगा, और इन टेस्ट के नतीजों की कानूनी हैसियत क्या है। चलिए इसे भी समझते हैं। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या कोई अपनी मर्जी से ये टेस्ट करवा सकता है? तो देखिए, सैद्धांतिक रूप से इसका जवाब है हाँ, लेकिन असल में अदालत ने इसके लिए इतनी सख्त शर्तें रखी हैं कि ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सेल्वी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये पक्का करने के लिए कि सहमति सच में स्वैच्छिक हो, कई सेफगार्ड्स बनाए हैं। पहली बात, सहमति पूरी जानकारी के साथ होनी चाहिए। व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए हाँ कह रहा है। दूसरी, ये सहमति एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज होनी चाहिए ताकि पुलिस के दबाव की कोई गुंजाइश न रहे। और सबसे जरूरी, उस व्यक्ति को अपने वकील से सलाह लेने का पूरा अधिकार है ताकि वो अपने अधिकारों को ठीक से समझ सके। और अब सबसे जरूरी बात, इन टेस्ट्स के नतीजों की कोर्ट में क्या कीमत है? तो सीधी सी बात है, इन्हें सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मनोज कुमार सैनी और विनोभाई जैसे हाल के मामलों ने भी ये साफ किया है। इसे ऐसे समझिए, टेस्ट के दौरान मिली जानकारी एक नक्शे की तरह है जो पुलिस को शायद खजाने तक, यानी असली सबूत तक ले जा सकती है। लेकिन वो नक्शा खुद खजाना नहीं है। अगर उस जानकारी से कोई हथियार या दस्तावेज मिलता है तो उस सबूत को कोर्ट में अलग से साबित करना ही होगा। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो रुख है, इसका हमारे लिए, हमारे समाज के लिए क्या महत्व है। आखिर में ये फैसला एक लोकतांत्रिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आत्मा को बचाता है। ये सरकार की असीम ताकत और एक आम इंसान की व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक बहुत ज़रूरी लक्ष्मण रेखा खींचता है। ये पक्का करता है कि जुर्म की जांच के नाम पर हम उन अधिकारों को ही न कुचल दें जिनकी रक्षा के लिए ये पूरी न्याय प्रणाली बनी है। और देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत गहरा नैतिक सवाल भी है। महान दार्शनिक इम्मैनुअल कांट का एक सिद्धांत था कि किसी भी इंसान को कभी भी सिर्फ एक साधन की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती का नार्को टेस्ट एक व्यक्ति को जानकारी निकालने का महज एक साधन बना देता है, उसकी गरिमा और आज़ादी को छीन लेता है, जो इस नैतिक सिद्धांत के खिलाफ है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े और भविष्य से जुड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग को पढ़ने के और भी करीब पहुंच रही है, हमें ये तय करना होगा कि हम असरदार जांच और एक व्यक्ति की मानसिक निजता के अधिकार के बीच की वो नाजुक रेखा कैसे और कहाँ खींचेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे आने वाले कल के लोकतंत्र का चेहरा तय करेगा।